बोलते हैं। हा। ठीक है बेटा, आगे बढ़, जल्दी से मुझे बता, क्या वायरस ग्रोथ करते हैं, हाँ या ना? जिन्होंने भी बोला है हाँ, तो भाई साहब तुम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं है पढ़ाई में। इतना सारी चीजें पढ़ा दी हैं, अब भी ढपोल के ढपोली हो। वायरस कभी भी ग्रोथ नहीं करते। कभी सुना है कि वायरस छोटे से बड़ा हो गया? कभी सुना है कि वायरस छोटा सा वायरस था, अब ये बड़ा वायरस हो गया? वायरस कभी भी ग्रोथ नहीं करते, वो ओनली गुणन करते हैं। देख रहा है तो हिंदी इंग्लिश का गठजोड़, गुणन करते हैं, ओनली गुणन करते हैं, ओनली मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, कभी भी ग्रोथ नहीं करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, क्या वायरस, ये मान लो एक वायरस है, ये वायरस है, और इस वायरस का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, ये है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जीवाणुभोजी। क्या वायरस कोशिका के बाहर बिना कोशिका के अपनी संख्या बढ़ा सकता है? कभी भी ग्रोथ नहीं करते, आकार उनका कभी भी बढ़ता नहीं है, याद रखना। दूसरा, वायरस केवल और केवल क्या करते हैं? गुणन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। क्या कोशिका के बाहर ही अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं? क्या ये बिना कोशिका के, कोई कोशिका नहीं है इनके पास में, या भाई हम किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से। सजीव किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। ये वायरस किसके अंदर जा रहे हैं? हमारे अंदर किस में जा रहे हैं? हमारी कोशिकाओं में। तो क्या बिना कोशिका की अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं? नहीं, ये एक अविकल्पी परजीवी है। अविकल्पी परजीवी मीन्स ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स अविकल्पी परजीवी मीन्स जिनके पास नहीं है विकल्प, जिनके पास अपना गुणन करने के लिए, अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए एकमात्र चारा है, और वो क्या? कोशिका का होना। क्या बोला मैंने? वापस से सुनना। क्या? कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ कोशिका के भीतर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। याद रखना, इनको कोशिका चाहिए ही चाहिए। एक ये दरोल उल्म है भाई साहब, इसका भी पत्ता साफ करो। हाँ जी, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? कोशिका चाहिए ही चाहिए। इनको क्या चाहिए? कोशिका चाहिए ही चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ कोशिका चाहिए ही चाहिए, यानी इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए क्या बोला? अविकल्पी। इनके पास कोई विकल्प नहीं है, बिना कोशिका के ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं कि भैया इनके पास कोई विकल्प नहीं है अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। इनके पास होना जरूरी है क्या? कोशिका। अगर कोशिका नहीं होगी अपनी संख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो सर ये आउटसाइड सेल, ये तो एक तरीके से फिर निर्जीव है। हाँ बिल्कुल, एक तरीके से ये तो निर्जीव का कार्य कर रहे हैं। आउटसाइड सेल ये तो निर्जीव है। मैंने कहा बिल्कुल निर्जीव है। आउटसाइड सेल जो है वो कोशिका के बाहर ये निर्जीव है, और कोशिका के बाहर जब ये निर्जीव है, अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते, तो इनको हम बोलते हैं विरियन। तब इनका नाम जो होता है, तब इनका नाम होता है क्या? विरियन। ठीक है। और जब ये कोशिका के अंदर आते हैं, इनसाइड सेल, तो ये अपनी सजीव के लक्षण दिखाते हैं। अब सजीव का कौन सा लक्षण दिखा रहे हैं साहब? गुणन। क्या हम गुणन करते हैं? हमारी कोशिकाएं गुणन करती है? हाँ सर। ये भी गुणन कर रहा है? हाँ सर। किसके अंदर? सजीव कोशिका के अंदर। और जब ये सेल के अंदर आ जाते हैं, तब हम इनका नाम रखते हैं, तब हम इनको नाम देते हैं क्या? वायरस। तो याद रखना, वायरस और विरियन में क्या फर्क था? कि वो न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर जो कभी ग्रोथ नहीं करती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है? गुणन करती है। क्या बोला हमने?
वो न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर जो कभी ग्रोथ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ गुणन करती है। और गुणन वो कहां पर करती है? सिर्फ और सिर्फ कोशिका में। उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, कोशिका ही चाहिए उसको गुणन करने के लिए। अगर कोशिका नहीं होएगी तो वो निर्जीव होंगे, जिनको हम बोलते हैं विरियन। कोशिका के अंदर जाते हैं, सजीवों का लक्षण दर्शा रहे कौन सा? गुणन। उनको हम बोलते हैं वायरस। डन है? डन है यहां तक की बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? सिंपल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इनके एक बार लक्षण देख लेते हैं। एक बार यहां पर ये लक्षण दिया, यह अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे हैं, अकोशिकीय नॉन सेल्यूलर जीव हैं। अकोशिकीय मीन्स जो कोशिका से बने हुए नहीं है। अच्छा, इनका कोई माप मुझे बताएगा? ये किस नैनोमीटर रेंज के होते हैं? नैनोमीटर में पूछ रहा हूं मैं आपसे। सर विरियंस ऊपर से निकल गया। एनके जस्ट इमेजिन, एनके जो भी था। सर मेरे को ये विरियंस समझ में नहीं है, बहुत सीधे एग्जांपल से बताता हूं बेटा। जस्ट इमेजिन कर कि ये है, मान ले ये पेज जो है ये हमारा कैप्सिड है, ठीक है? दिस इज कैप्सिड, ये कैप्सिड है, ठीक है? और इसके अंदर ये न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है सर? ये एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर हो गई है। क्या ये हमारी एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है? ये न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कौन है? न्यूक्लिक अम्ल। और ये कौन है? प्रोटीन। डन, सिंपल। अब ये सेल से बाहर है, ये बॉडी से बाहर है या सेल से बाहर है, ये काम ही नहीं कर रहा। तब हमने इसको नाम क्या दिया? विरियन। ये इनर्ट है, ये एक तरीके से निर्जीव है, ये कोई काम नहीं कर रहा, पड़ा है। लेकिन अगर ये हवा के माध्यम से, ये किसी माध्यम से होता हुआ, किसी वाहक से होता हुआ अगर ये हमारे अंदर आ गया तो हमारी कोशिकाओं में जाएगा और कोशिकाओं में जाकर ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा, तब ये सजीव वाला लक्षण दिखाएगा। हाँ, तब हम इसको नाम देंगे क्या? वायरस। अब ठीक है, चलिए, क्लियर है? हाँ जी, मैंने आपसे पूछा था इनका रेंज कितना होता है। वेल डन कीर्ति, बहुत ही बढ़िया। 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर की रेंज के ये होते हैं। अलग अलग रेंजेस के होते हैं। 20 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर की रेंज के होते हैं। अब ये हमने नैनोमीटर लिखा है। क्या लिखा हमने? ये नैनोमीटर लिखा है। अब आप इसको चाहे तो आप इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। डन, सिंपल। चले, ये पहला बिंदु समझ में आ गया। बहुत सूक्ष्म होते हैं, अकोशिकीय होते हैं, यानी कोशिका से बने हुए नहीं होते। रेंजेस जो होती है इसकी इतने से इतने के बीच में मिल जाती है, ठीक है जी। आगे बढ़ते बेटा जी यहां पर। ठीक है बेटा, वो तो माइक्रोमीटर में लिख रहा है मेरे भाई। 0.1 से 0.2, 0.3 वो तो माइक्रोमीटर में लिख रहा है। मैंने यहां पर नैनोमीटर में लिखा है दोस्त। ठीक, ओके अभिषेक पंथी भाई, मैंने यहां पर नैनोमीटर में लिखा है गुरु, इसको तू माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकता है ना दोस्त। ठीक है, क्या ये वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी थी? ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी दे आर लिविंग। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी है। क्या ये मैं एक्सप्लेन करूं दूसरा बिंदु या नहीं? क्या ये दूसरा बिंदु एक्सप्लेन करूं या नहीं करूं? आंसर दीजिए जरा जल्दी से, हां या नहीं। ये कह रहा वायरस का साइंटिफिक नेम बता दो। कौन था भाई ये जो अभी तूने पढ़ा था तंबाकू मोजेक वायरस, ये साइंटिफिक नेम था टोबैको मोजेक वायरस। HIV का कुछ नाम होता है, पढ़ा था तूने, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HTLV कुछ नाम पढ़ा था तूने, ह्यूमन टी लिम्फोसाइट वायरस। ये है बेटा उसके वैज्ञानिक नाम। ठीक है, वायरस का कोई ऐसा कोई साइंटिफिक नेम नहीं है। हाँ जी सर, वायरस लिविंग नॉन लिविंग की
कड़ी होती है। कौन था ये? कार्डियोलॉजिस्ट था, समझ गया मैं। चलो, तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भैया इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, बिना कोशिका के ये क्रियाशील नहीं हो पाते, यानी इनको कोशिका के अंदर जाना जरूरी है, तभी अपनी संख्या बढ़ाएंगे। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अविकल्पी परजीवी बोलते हैं। अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी, यानी कोशिका के अंदर जाएंगे तो ही इनके पास वो विकल्प है, अगर कोशिका के अंदर नहीं जाएंगे तो इनके पास कोई विकल्प नहीं अपनी संख्या को बढ़ाने का। नेक्स्ट, इनमें बेटा आरएनए या डीएनए पाया जाता है, या तो आरएनए या डीएनए, दोनों नहीं पाए जाएंगे, ऐसी हमारी एनसीईआरटी बोल रही है। और मैं यहां पर फालतू का ज्ञान नहीं बांटूंगा, ठीक है। एक बार मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे वायरस की खोज हुई है जिसके अंदर आरएनए और डीएनए दोनों मिलता है, लेकिन वो हमें यहां पर नहीं पढ़ना है। नाम उसका ल्यूको वायरस है, उसके बारे में याद नहीं रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज याद रखनी, क्या कि इनमें वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ नहीं पाए जाते। फिर बोल रहा हूं, फालतू की इंटेलिजेंसी मत झाड़िएगा, जो कोर्स से रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन बनेगा उस चीज पर फोकस करिएगा। क्या कि कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों साथ साथ मिले, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, बस। सर ये मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं? बेटा ये नॉन मोटाइल होते हैं, आउटसाइड बॉडी। नॉन मोटाइल हमारी बॉडी में जाते हैं तो तरल के माध्यम से, लिक्विड के माध्यम से, जैसे हमारे ब्लड से होते हो, हमारी लसिका से होते हो, हमारी कोशिकाओं में ट्रांसफर होते हैं। आउटसाइड बॉडी, दे आर इनर्ट, दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, शाहिद समझ में आ गया? नॉन मोटाइल मीन्स गतिहीन। चलिए जी, यहां तक क्लियर है, ये बिंदु क्लियर है, चौथे बिंदु तक सभी को क्लियर हो गया है। डन डना डन, आगे चलें। नेक्स्ट, विषाणु विशिष्ट परपोषी कोशिका के बाहर निष्क्रिय या अक्रिय रवेदार रूप में रहते हैं। क्या कि बॉडी के बाहर जो है वो या तो निष्क्रिय बोल दो या अक्रिय बोल दो, यानी क्रियाशील नहीं होते हैं, सॉलिड रूप में मिलते हैं, रवेदार होते हैं, गट्ठा सा मिलता है, गठजोड़ मिलता है किसका? वायरस का। लेकिन जब ये बॉडी में जाते हैं तो हमारी सेल्स में पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर ये सक्रिय हो जाते हैं और फिर होस्ट सेल में जाकर, क्या बोला मैंने? ये जब होस्ट सेल में जाते हैं, अब ये मत कहना सर होस्ट सेल का मतलब क्या होता है? परपोषी कोशिका, बायोटेक्नोलॉजी तूने पढ़ ली है। परपोषी कोशिका में जब ये जाते हैं तो उस परपोषी कोशिका के अंदर, सपोज ये वो परपोषी कोशिका है, इसके अंदर कौन जाएगा गुरु? सर ये वायरस जब अटैक करेगा तो इसका ये न्यूक्लिक अम्ल जाएगा और ये न्यूक्लिक अम्ल जाकर इस कोशिका की मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है और इसके अंदर जो राइबोसोम्स जो होते हैं उन राइबोसोम्स को कंट्रोल करके ये क्या बनवाता है? अपना प्रोटीन का आवरण बनवाता है। क्या ये बात समझ में आई? फिर से बोलूं, वापस से सुनना। क्या ये परपोषी कोशिका होस्ट सेल है? जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये कौन है सर? ये बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज जब इस पर अटैक करता है तो ये अपने अंदर क्या छोड़ देता है? आनुवांशिक पदार्थ। ये आनुवांशिक पदार्थ जो होता है इस पूरी कोशिका की मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, इसके जेनेटिक मटेरियल को खत्म कर देता है। ये जेनेटिक मटेरियल फिर इस कोशिका की जो मशीनरी है उसको कंट्रोल करता है। कैसे? ये इस राइबोसोम के द्वारा क्या बनवाता है? प्रोटीन बनवाता है। कौन से प्रोटीन बनवाएगा? वो प्रोटीन जो कैप्सिड बना रहे थे, वो प्रोटीन जो इस वायरस का कैप्सिड बना रहे थे, ऐसे कैप्सिड बनवा लेता है। तो जरा सोच, कुल मिलाकर इस होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करके ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। इतनी सी बात यहां पर याद रखनी थी। इनमें न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है, ये पोषक के राइबोसोम्स के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम होते हैं, यानी ये जो पोषक कोशिका का राइबोसोम है उसको कंट्रोल करके अपने प्रोटीन्स बनवाते हैं। इस प्रकार ये होस्ट की मशीनरी को क्या कर लेते हैं? कंट्रोल कर लेते हैं। ये सारी चीजें आप जानते हैं, आप बिना फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप ये नहीं जानते हैं तो। सीधी सी बात है, ये चीजें कई बार आ चुकी हैं। ऐसी चीजें आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में आपने एड्स के बारे में पढ़ा, वहां पर भी पढ़ा। आपने मिसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट में भी वायरस के बारे में पढ़ा, वहां पर भी ये चीज पढ़ी थी। ये सारी चीजें आप जानते हैं और जानते हुए भी अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जानते हैं तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है।
फैजान खान ऑलरेडी स्टार्टिंग में बोल दिया था क्लास की, टाइम पर आया करो। डन, चलें आगे बढ़े। आइए, अब कुछ चीजें हैं जो हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैं यहां पर बता रहा हूं। वायरस की अगर मैं आकृति की बात करूं तो इनकी आकृति 3 प्रकार की होती है। मेनली ये गोलाकार होते हैं, या ये छड़ाकार होते हैं, या ये टेडपोल आकृति के होते हैं। जैसे छड़ाकार तूने अभी अभी बात करी थी, कौन सी? तंबाकू मोजेक वायरस जो था वो कैसा था? छड़ आकृति का था, डंडी रूपी था, छड़ के जैसा था। टेडपोल आकृति कैसी होती है? जीवाणु भोजी की होती है, कुछ इस तरीके से। हमारा टेडपोल जो होता है वो इस तरीके से होता है, उसमें एक टेल होती है और ऊपर हेड होता है। क्या टेडपोल जो होता है उसमें क्या होती है? टेल होती है और हेड होता है। उसी प्रकार जो जीवाणु भोजी जो होता है उसमें ये हेड वाला पोर्शन होता है, याद रखना। ये हेड पोर्शन होता है, ये टेल पोर्शन होता है, ये टेल फाइबर, टेल पिन्स होती है, यहां पर कॉलर होती है। ठीक है, नहीं आया ना समझ में? अभी देख, ये टेडपोल आकृति का होता है कौन? जीवाणु भोजी, याद रखना। गोलाकार आकृति के कौन होते हैं? जैसे आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, आपका एचआईवी वायरस होता है। कितने बच्चों को एचआईवी वायरस की आकृति याद है? क्या हम लोगों ने जब एड्स पढ़ा था तो क्या हमने एचआईवी की आकृति बनाई थी? याद कर। क्या उसमें हमने कहीं ना कहीं कैप्सिड बनाया था? उसके अंदर हमने न्यूक्लिक अम्ल 2 एकल रज्जु की आरएनए बनाए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाए थे, और बाहर एक एनवेलप बनाया था जिसमें लिपिड और प्रोटीन था। प्रोटीन खुद वायरस से आया था और लिपिड जो था जहां पर अटैक किया जाता है वहां से आया था। कुछ याद आ रहा है? गोल आकृति याद आ रहा है? साथ ही साथ इन्फ्लुएंजा वायरस याद रखना, जिससे इन्फ्लुएंजा बीमारी होती है। ये इस प्रकार का होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ये है हमारा गोलाकार आकृति का इन्फ्लुएंजा वायरस। एचआईवी भी ऐसा ही होता है। ये आकृति आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये छड़ाकार आकृति किसकी है? तंबाकू मोजेक वायरस की, याद रखना। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, जब इस वायरस के टॉपिक को पढ़ते हैं एनसीईआरटी में से, तो वहां पर डायग्राम्स में मार्किंग याद नहीं रखते हैं। मार्किंग याद नहीं रखते हैं। इसकी मार्किंग आराम से याद हो जाएगी। तेरे को इतनी सी बात समझ में आ गई है गुरु, यहां पर ये कौन है? कैप्सिड है। ठीक है, अब इस कैप्सिड में क्या मिल रहा है? कैप्सोमियर। कितने मिल रहे हैं? 2130 फिक्स्ड, याद रखना। किसमें? तंबाकू मोजेक वायरस में। आरएनए मिलता है किसमें? तंबाकू मोजेक वायरस में। ये कौन है सर? ये बैक्टीरियोफेज है। ये बैक्टीरियोफेज में ये वाला भाग कौन है? ये हेड है, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष। ये कैप्सिड है एक प्रकार का। यहां पर ये कैप्सिड होता है, ये भी पूरा कैप्सिड ही होता है। लेकिन ये जो है, ये वाला ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम शीर्ष बोलते हैं। नीचे होती है एक छोटी सी कॉलर। क्या होता है? ये यहां पर इतना सा पोर्शन जो है ये कॉलर है, याद रखना है, मार्किंग याद रखनी है। उसके बाद ये होती है शीथ। ये एक आवरण है, प्रोटीन का आवरण है, शीथ बोलते हैं इसको, आच्छद बोलते हैं, शीथ बोलते हैं इंग्लिश में। और उसके बाद यहां से क्या निकल रही है? ये हेयर या टेल पिन्स निकलती हैं, या टेल फाइबर बोल दिया जाता है इसको। कितनी होती है? 6 टेल फाइबर होती है। यहां पर तंतु पूछ होती है, यानी पूछ जो होती है वो फाइबर के फॉर्म में निकली होती है, प्रोटीन के ही होते हैं ये। यानी ये पूरी संरचना प्रोटीन की, और अंदर होता है क्या? इसका जेनेटिक मटेरियल। अब कितने बच्चों को ये वर्ड याद है? ये सारी मार्किंग याद रखनी है। इसकी मार्किंग, शीर्ष कहां है, कॉलर कहां है, टेल फाइबर कहां है, शीथ कहां है, आच्छद कहां है, ये सब कुछ याद रखना है। अरे बस करो यार पलक शर्मा तुम यार। हाँ जी, आप में से कितने बच्चों को न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस याद है? आप में से कितने बच्चों को ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस याद है? वेल डन कीर्ति, कीर्ति बहुत बढ़िया। हेक्सागोनल बेस प्लेट होती है, वेरी गुड। ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस कितने बच्चों को याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। सर टेस्ट सिलेबस बता दो। छांटा लगाते रवि भारती तुम्हारे, खींच के लपाड़ा हैं, पिटने का काम करते ऑनलाइन। हाँ जी, कोई बकुलो वायरस याद है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस में हेड्रो, यहां पर पॉलीहेड्रो का मतलब क्या था? जो कई सारे एंगल्स पर उनका क्या होएगा? प्रोटीन का कोट होएगा। जैसे यहां पर होता है, कई सारे एंगल्स पर क्या होता है? इस तरीके से
क्या मिलता है? प्रोटीन का आवरण मिलता है। उनको हमने न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस बोला था, जिसका एग्जाम्पल एक हमने बकुलो वायरस देखा था जो आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करता था। याद आ रहा है? आर्थ्रोपोड्स पर हमला करता है। वेरी गुड। चलिए, तो ये आकार की याद रहेगी। गोलाकार भी होते हैं, छड़ाकार भी होते हैं, टेडपोल भी होते हैं। गोलाकार इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV वायरस, छड़ाकार जो है तंबाकू मोजेक वायरस, टेडपोल आकृति का जीवाणु भोजी, ये टेडपोल आकृति का होता है, याद रखिएगा। मार्किंग सारी की सारी याद रखनी है, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा जी, यहां पर विषाणुओं के लक्षण ही पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं? हम यहां पर विषाणुओं के लक्षण पढ़ रहे हैं। 6 लक्षण ये रहे, उसके बाद 7वां जो था वो था आकृति, 8वां जो है वो है क्या? इनका रासायनिक संगठन। हमने बोला कि भैया ये किससे बने होते हैं? आपने बोला सर ये तो हमारे न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है या न्यूक्लियो कैप्सिड स्ट्रक्चर होती है, जो 2 चीजों से बनी होती है, एक न्यूक्लिक अम्ल से और एक प्रोटीन से। किससे बनी होती है? एक न्यूक्लिक अम्ल से बनी हुई है और एक प्रोटीन से बनी हुई है। न्यूक्लिक अम्ल या तो डीएनए है या आरएनए है, और प्रोटीन का आवरण जो उसे हम क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड बोल रहे हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, वायरस के अंदर न्यूक्लिक अम्ल डीएनए जो है, या तो डीएनए या आरएनए, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा? ये आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा? ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई हुई है। वेल डन, संकीर्ण स्पेक्ट्रा वाले होते हैं। वेल डन अनिल प्रजापति, वेरी गुड। हाँ जी, क्या इनके अंदर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है? सर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, जो नॉर्मली किसी जीव में नहीं होता है। हमारे अंदर डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड थोड़ी ना है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। हाँ, बनता है डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाता है, लेकिन नॉर्मली किसी जीव में ऐसी कंडीशन में नहीं रहता है। इनके अंदर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है कि डबल स्ट्रैंडेड? नॉर्मली सभी जीवों में सिंगल, लेकिन इनमें डबल स्ट्रैंडेड भी पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ यहां पर न्यूक्लिक अम्लों के एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं, प्लीज इस चार्ट को बना लीजिएगा, ये सारा चार्ट आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल में, डीएनए, आरएनए में ये 3 चार्ट हैं। सबसे पहले वो वायरस जो पादपों को इन्फेक्ट करते हैं, यानी पादप विषाणु, यानी प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस। जैसे ये तो आप जानते हैं तंबाकू मोजेक वायरस, उसके अलावा कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो हमारे पत्ता गोभी जो होती है उसको इन्फेक्ट करता है। राइस ड्वार्फ वायरस, यानी हमारे धान की खेती को संक्रामित करने वाला वायरस, जिसकी वजह से धान जो होता है उनकी आकृति कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, बौना हो जाता है। तंबाकू मोजेक वायरस जो टोबैको को इन्फ्लेक्ट करते हैं। ऐसे कई सारे वायरसेस होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली ये 3 रखे हुए हैं। इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बाकी भूल भी जाते हैं, ये जरूर याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम के सहित बताया हुआ है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें? तंबाकू मोजेक वायरस में। कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और राइस ड्वार्फ वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या आरएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है? तो यहां पर एक्सेप्शनली याद रखना, किसमें? राइस ड्वार्फ वायरस जो पादपों में होता है, जिसमें आरएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है जी। बताइए यहां तक की बात। कोई तकलीफ? अब्दुल्ला समझ में आ गया? रवि भारती, पूरे 12th का सिलेबस आएगा, क्लास लिया करो यार। कब बता दिया था? बहुत पहले बता दिया था आपको ये चीज। मामला सेट। चलिए जी, अगला ये पादपों में संक्रमण। अब जंतुओं के संक्रमण की बात करते हैं। एनिमल्स में अटैक करने वाले वायरस, जिसमें से आप यहां पर इनको जानते हैं बेसिकली। जैसे रेट्रो वायरस में आपका HIV आ जाता है, याद है? राउस सार्कोमा वायरस याद आ रहा है, जिसमें बाल्टीमोर और टैमिन्स याद आ रहा है, उन्होंने खोजा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। तो रेट्रो वायरस जिसमें HIV, जिसमें 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए थे, कुल मिलाकर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। मम्प्स वायरस, इसमें भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। रियो वायरस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स डिजीज पड़ी थी, जिसमें क्या मिल रहा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। एडिनो वायरस, लंग्स इन्फेक्ट होते हैं, एडिनो वायरस से हमारे फेफड़े संक्रामित होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब देखिए ये दोनों आराम से याद हो जाएंगे,
इन दोनों में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इन दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और ये आरएनए नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इन दोनों में सिंगल स्ट्रैंडेड है। डीएनए नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड होता है, इन दोनों में डबल स्ट्रैंडेड है। लेकिन आरएनए डबल स्ट्रैंडेड पादपों में कौन सा था? राइस ड्वार्फ वायरस। और प्राणियों में कौन सा है? रियो वायरस। याद रखना, रियो वायरस मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे आपका कौन सा वायरस होता है? जैसे आपका राइनो वायरस जो होता है, जो पर्टिकुलरली हमारे श्वसन पथ को संक्रामित करते हैं। ठीक है जी, तो याद रखना रियो वायरस। ऐसे जेमिनी वायरस भी होता है बेटा, बहुत फेमस हुआ था जेमिनी डिजीज के लिए, जेमिनी वायरस। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा आप यहां पर। ठीक है, सिर्फ 5 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपने, इसके अलावा और भी है। जेमिनी वायरस भी आता है, और भी कई सारे वायरस, पोलियो वायरस भी है, बहुत सारे हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। इतने भी एग्जाम्पल याद रखेगा सफिशिएंट होएगा। नेक्स्ट, जीवाणु भोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गुरु, क्योंकि यहां से आपने कहीं कनेक्ट कर पाएंगे, किसमें कनेक्ट कर पाएंगे? आपने कहीं पढ़ा था हार्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज लिया था, याद आ रहा है? हार्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट में T2 बैक्टीरियोफेज लिया था। T2 और T4 बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये खोज भी करी थी कि डीएनए जो था, जो डबल स्टैंडर्ड था, और डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ये खोज करी थी यहां पर T2 बैक्टीरियोफेज। तो T2 T4 डबल स्टैंडर्ड डीएनए। उसके बाद लैम्बडा बैक्टीरियोफेज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आराम से याद हो जाएंगे, चाहे तो इन तीनों को एक साथ याद रखना। अच्छा, लैम्बडा फेज कितने बच्चों को याद है? जब हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करी थी, तो आप में से कितने बच्चों को याद है जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर किसको कहा था हमने, जिन्होंने लैम्बडा फेज इस्तेमाल किया था? क्या या कोई 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, उसमें लैम्बडा फेज का इस्तेमाल हुआ था? कौन था जिसने लैम्बडा फेज का इस्तेमाल किया था? कौन था जिसने लैम्बडा फेज का इस्तेमाल किया था एज ए वाहक के रूप में? कौन था जिसने लैम्बडा फेज का इस्तेमाल किया था? हाँ, 48,502 होते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कौन था जिसने लैम्बडा फेज का वाहक के रूप में इस्तेमाल किया था? पॉल बर्ग ने किया था या कोहेन हर्बर्ट बोयर ने किया था? यस, हाँ भाई, कितने बच्चों को पॉल बर्ग का काम याद है और कितने बच्चों को स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर का काम याद है? हाँ भाई, कंफ्यूज आ गए? बस, पॉल बर्ग को चलो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर बोला था। स्टैनले कोहेन हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। किसने सिमियन वायरस का इस्तेमाल किया था? लैम्बडा फेज का इस्तेमाल